हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 9th चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्रीवियस सेशंस में हमने क्लास 8 साइंस के 8th चैप्टर को किया है फिनिश, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हमने एकदम डिटेल में जाकर के समझा था। एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं सॉल्व, एक्टिविटीज़ को भी हमने कर लिया है डिस्कस। तो अब फाइनली बारी आती है एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने की, चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने की। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंडर हमें पढ़ना है, हमें कवर करना है। तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर की, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है किसके साथ? फर्स्ट टॉपिक के साथ, और वो फर्स्ट टॉपिक है क्या? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इस पूरे चैप्टर में ना हमको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करना है। पर सवाल ये आता है कि मैम आखिर ये प्रोसेस होती क्या है ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस? तो देखो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके जैसे ही दिखते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने की, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये है कि आखिर इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? जैसे कि हम डाइजेशन पढ़ते हैं, भाई हम सबको पता है कि हमको दिन भर में इतने सारे काम करने होते हैं, हमको खेलना भी होता है, हमको पढ़ना भी होता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए है? एनर्जी चाहिए है। एनर्जी कैसे मिलेगी? हमको हमारे खाने पीने से मिलेगी। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो ये जानने के लिए हम बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि जब खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसका डाइजेशन कैसे होता है ना, कैसे उसका अब्जॉर्प्शन होता है, कैसे उसका असिमिलेशन होता है। तो हम डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, ये सारी प्रोसेसेस पढ़ लेते हैं। इसके बाद में हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो बहुत सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस चल रही है, ये कैसे चलती हैं चीज़ें, है ना, कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, कैसे हम सांस लेते हैं, यानी कि जो रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो हम पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीशन की जो पूरी प्रोसेस है कि भाई हमारी बॉडी में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकलेगा ना। ये वेस्ट को हमारी बॉडी से हम कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, ये हम पढ़ लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ऐसा क्या है कि हम उसे पढ़ें? तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का सिग्निफिकेंस मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से देती हूँ कि सपोज हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप है किसका? टाइगर्स का। और हम ये अभी सपोज अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ग्लोब में कितने टाइगर्स हैं? हमारे पास हैं करीब 100 टाइगर्स, ठीक है। पूरी दुनिया में हमारे पास कितने टाइगर्स हैं? 100 टाइगर्स हैं। और इन सभी के सभी 100 टाइगर्स का हमने क्या किया? एक ग्रुप बनाया। अब ये बात तो हम सबको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होती है ना। और एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इसी लाइफ स्पैन में जिएगा, और जीने के बाद में उस ऑर्गेनिज्म की ऑब्वियस सी बात है डेथ हो जाती है। तो हमारे ये जो टाइगर्स हैं, इनकी भी कोई ना कोई एक लाइफ स्पैन तो ज़रूर होगी। एग्जाम्पल हम यहाँ भी ले लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे टाइगर्स की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है? 25 साल की है। यानी कि एक टाइगर की लाइफ स्पैन कितनी है? 25 साल की है। तो जैसे जैसे समय हम बोलते हैं कि आगे बढ़ता है, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? समय के साथ में ग्रो होता जाता है, उसकी बॉडी में डेवलपमेंट होती जाती है, वो मैच्योर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद में हम सबको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी जाकर के उसकी डेथ ज़रूर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने माना है कि हमारे पास एक ग्रुप है 100 टाइगर्स का, और पूरे ग्लोब में हम बोल रहे हैं कि बस ये 100 टाइगर्स ही बचे हैं, और इनकी लाइफ स्पैन कितनी है? 25 साल है। तो अभी के लिए हमने माना कि ये सभी के सभी जो 100 टाइगर हैं, ये कितने साल तक जिएंगे? मैक्सिमम 25 साल तक। चलो मैं तो कहती हूँ और बढ़ा लो, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि 25 नहीं, 40 ईयर्स है इनकी लाइफ स्पैन। तो सभी के सभी ये जो 100 टाइगर हैं, ये 40 साल तक जो है जिएंगे। लेकिन एक बात बताओ, इन 40 सालों के बाद क्या होगा? यानी कि 40 ईयर्स की जो इनकी लाइफ स्पैन है, इसमें जब ये सभी के सभी 100 टाइगर जी लेंगे इस लाइफ स्पैन को, इसके बाद में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, है ना। आफ्टर 40 ईयर्स इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा?
ये सभी के सभी 100 टाइगर्स का जो एग्जिस्टेंस है ना हमारे प्लेनेट अर्थ से, वो चला जाएगा। अब अगर वैसे भी हमारे ग्लोब में 100 ही टाइगर्स थे, अब हम बोल रहे हैं कि इन सभी ने अपनी लाइफ स्पैन जी ली, इसके बाद में इनकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हुई है, किसी ने मारा नहीं है इनको, फिर इसके बाद में क्या होगा? इस पूरे प्लैनेट अर्थ पर टाइगर्स बचेंगे ही नहीं। जैसे डायनासोर्स नहीं बचा है ना, कुछ इसी तरीके से हम बोलते हैं कि हमारे टाइगर्स भी नहीं बचेंगे, यानी कि ये जो स्पीशीज़ है वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी कंप्लीटली हमारे प्लैनेट अर्थ से। और ये चीज़ हम सबको पता है, हम 7th चैप्टर में पढ़ के आए हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में, कि एक बार स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है, फिर दोबारा से उसको जो है ना हम वापस से उसका एग्जिस्टेंस प्लैनेट अर्थ पर लेकर के नहीं आ सकते हैं। डायनासोर्स के बारे में आज हमने भले ही कितनी रिसर्च क्यों ना कर ली हो, लेकिन इतनी रिसर्च का भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। मतलब फ़ायदा मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन से, उस रिसर्च से क्या हम डायनासोर्स को वापस लेकर के आ पाए हैं अपनी धरती पर? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है ना, तो फिर उसको देखने के लिए हमें बेसिकली म्यूज़ियम जाना पड़ता है, कॉमिक बुक्स को देखना पड़ता है, मूवीज़ देखनी पड़ती। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में तो वो हमें देखने को मिलते नहीं हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर इन सभी के सभी 100 टाइगर्स की लाइफ स्पैन जो है कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में ये गायब हो जाएंगे। गायब होने के बाद में क्या? स्पीशीज़ ही क्या हो गई है? एक्सटिंक्ट हो गई है। तो स्पीशीज़ का जो एक्सटिंक्शन है ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अब क्या करें? कोई ना कोई इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन ये निकलता है कि इन 100 टाइगर्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि रिप्रोडक्शन है क्या? एक ऐसी बेसिकली हम बोलते हैं कि प्रोसेस होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कुछ न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि कैसे होते हैं? उसके खुद के जैसे होते हैं, सेम काइंड के होते हैं। तो ये जो 100 टाइगर्स है ना, इनके बीच में क्या होगी? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। और इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से हम बोलते हैं कि कुछ और टाइगर्स, सपोज हम बोलते हैं कि 50 टाइगर प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो जब तक इनकी डेथ होगी, जब तक ये अपनी लाइफ स्पैन हम बोलते हैं कि कंप्लीट करेंगे, तब तक ये जो 50 टाइगर हैं ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये भी जो है ना अपना जीना स्टार्ट करेंगे, ये भी समय के साथ में जो है ना बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे। फिर इनके बीच में भी हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन होगी। इस रिप्रोडक्शन से हम बोलते हैं कि फर्दर और नंबर ऑफ टाइगर्स जो है इंक्रीज होते जाएंगे। तो होगा क्या कि पुराने वाले जो बूढ़े टाइगर्स हैं वो मरते जाएंगे, लेकिन बाय दैट टाइम न्यू टाइगर्स भी तो फॉर्म होते जा रहे हैं ना, न्यू टाइगर्स भी प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। तो आगे आने वाले 50 या 100 साल तक टाइगर्स का जो नंबर है, अगर वो कुछ इसी तरीके से बढ़ता रहा, तो टाइगर जो स्पीशीज़ है वो हमारे प्लेनेट अर्थ से गायब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी गायब? क्योंकि उनके बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो हमें लगता है कि डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि हार्ट का जो ब्लड पंप करने वाला फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम बोलते हैं कि नहीं होगी, तो क्या होगा? बेसिकली स्पीशीज़ में, एक स्पीशीज़ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन तक जिएंगे। जीने के बाद वो मर जाएंगे। मरने के बाद हम बोलते हैं कि वो पूरी की पूरी स्पीशीज़ क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। आई बात समझ में? तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? इसीलिए ज़रूरी है ताकि नए नए जो है ना ऑर्गेनिजम्स आते रहें और स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस अर्थ पर बना रहे। खैर, फिर इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा दिया है, उसका सिग्निफिकेंस समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा इस पूरे चैप्टर का, वो होगा मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कि ये तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन है क्या, पर होगी कैसे? तो दो मेथड से, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हम बोलते हैं कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई हम बोलते हैं कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि बाकायदा दोनों पेरेंट्स होते हैं, है ना, जैसे कि मम्मा पापा और बेबी। तो मम्मा पापा दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है कहाँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लस हम बोलते हैं कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। फिर इसके बाद में अच्छा, गैमेट्स क्या होते हैं? बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारी बॉडी में कई तरह के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? एक ही स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना। वैसे ही एनिमल्स की बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका काम होता है क्या? रिप्रोडक्शन करना। तो उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि क्या कहलाते हैं? गैमेट्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आएगी क्या? फर्टिलाइजेशन। जब हम बात करते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें हमने बोला कि हाँ दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और गैमेट्स हम बोलते हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो गैमेट्स का हम बोलते हैं कि क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इनका जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन अगेन दो टाइप की हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या? देखो, इंटरनल का मतलब ये होता है कि ऐसी फर्टिलाइजेशन
जो कि फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। यानी कि क्या करा है, मेल ने अपनी बॉडी से जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। फिर इसके बाद में फीमेल की बॉडी में जो ये मेल गैमेट्स हैं ये कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल गैमेट्स तक पहुँचते हैं, उन्हें फर्टिलाइज करते हैं, उनके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो भी फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, फीमेल की बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे हम बोलते हैं कि मेल अपनी बॉडी से जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज़ करता है, लेकिन फीमेल बॉडी में नहीं, बाहर। सिमिलरली जो फीमेल पेरेंट है वो भी अपनी बॉडी से फीमेल गैमेट रिलीज करती है, कहाँ, बाहर। तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इसीलिए उसके हम कहते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इतना पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है ना, एनिमल्स में भी कौन, एनिमल्स में हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके लिए तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो भाई, हमारे बॉडी में जैसे कि हम अपना प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, सेल वाला, तो हमको पता है कि सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, मेल ह्यूमन बींग्स में भी और फीमेल ह्यूमन बींग्स में भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही समझना होगा कि कौन कौन से ऐसी बेसिकली कंपोनेंट्स हैं या बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, मेल और फीमेल में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो गैमीट्स का फॉर्मेशन है ना वो यहीं पे होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोसेस, नहीं ये तो हाँ, फिर डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है उससे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी है। ये जो जाइगोट है ये कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल होता है। इस सेल में आगे जाकर के और डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होते हैं और कई सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो की। तो ये जो और नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो और नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं जाइगोट से ही, उसके डिवीजन से, उसके मल्टीप्लिकेशन से, तो जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो उस नंबर ऑफ सेल्स की इंक्रीज्ड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। जाइगोट हम बोलते हैं कि एक सिंगल सेल है, लेकिन इस सिंगल सेल वाले जाइगोट में जब फर्दर और डिवीजन होते जाते हैं तो हम बोलते हैं कि न्यू सेल्स यहाँ पे बनते जाते हैं। तो एक आप बोल सकते हो कि स्टेज आती है जहाँ पे एक बॉल बन जाती है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि एक बॉल बन जाती है, और इस बॉल में हम बोलते हैं कि कई सारे नंबर ऑफ सेल्स आ जाते हैं। तो इस बॉल लाइक स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है वो हम सीखेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। अब ये तो समझ में आ गया कि मैम जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो जाइगोट से ही बना हुआ है, लेकिन अब ये फीटस क्या है। तो जब और नंबर ऑफ सेल्स आ जाते हैं, ये सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिला के हम बोलते हैं कि ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, फिर हम बोलते हैं कि फीटस भी बनता है। जब फीटस, जैसे कि हमें ह्यूमन बींग्स के ऊपर बात करनी है ना, तो ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी का पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है। तो 9 मंथ्स के बाद जो फीटस है, जब वो एकदम फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, इसके बाद में वो मदर की बॉडी से बाहर निकल आता है। तो हम ये बात करेंगे कि जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में क्या क्या बीच में उनके डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है क्या, अपना नेक्स्ट टॉपिक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में मैं अभी कुछ भी रिवील नहीं करूँगी, ये हम पढ़ेंगे अपने इसी पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर इसके बाद में आते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा शायद। देखो, हर एक जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं। अंडे हमें मुर्गियों के देखने को मिलेंगे, बर्ड्स के देखने को मिलेंगे, है ना, स्नेक्स के भी हमको जो है ना अंडे मिलते हैं, रेप्टाइल्स के भी अंडे, है ना, मगरमच्छ के अंडे, ये सब। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह के आपको अंडे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सभी एनिमल्स जो हैं बेसिकली अंडे ले नहीं करते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। इसके बाद में जब बेबी अच्छी तरीके से फुल्ली एकदम डेवलप्ड हो जाता है
तो डेवलप्ड बेबी जो है बॉडी के बाहर आ जाता है, मदर बॉडी के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, सीधे के सीधे एक बेबी डिलीवर किया है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सीधे के सीधे अपने यंग वन को जो है ना पैदा किया है, सीधी सी बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, उन एनिमल्स की जो कि अंडे देते हैं, सपोज हम बोलते हैं कि चिड़िया के अंडे, मुर्गी के अंडे आप सभी ने देखे होंगे, कुछ लोगों ने खाए भी होंगे, है ना। तो मुर्गी के जो अंडे होते हैं, तो देखा जाए तो वो फर्टिलाइज्ड, अच्छा अभी आपको फर्टिलाइज्ड एग समझ में नहीं आएगा, तो अभी आप इसको ही समझ सकते हो कि जो मुर्गी का अंडा है ना, अगर इससे पहले कि उसमें से चिक का डेवलपमेंट हो जाए, उसके पहले अगर हम उसको उठा लें और उसको हमने तोड़ लिया, तो उसका योक, एल्ब्यूमिन वगैरह सब बाहर आ जाएगा और उसको हमने खा भी लिया, तो उससे हम बोलते हैं कि अब चिक का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। तो देखा जाए तो वो जो मुर्गी ने अपने एग्स को ले किया है, वो जो एग्स है ना, वो आगे जाकर के यंग वंस में डेवलप होते हैं। तो पहले तो उन्हें अंडे दे दिए, ये अंडे बाद में जाकर के क्या होंगे, यंग वंस में डेवलप होंगे। जब यंग वंस डेवलप हो जाएंगे, फिर उनसे जो है ना एग्स की हैचिंग होगी, अंडे तोड़ करके यंग वंस बाहर निकल आएंगे। तो ये चीज़ बाद में होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि सीधे के सीधे जो यंग वन है वही बाहर निकलता है, अंडे वंडे का कोई रोल नहीं होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, इनके जो बेबीज़ होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं, बाकायदा पूरे हाथ पाँव वगैरह सब होते हैं, और फुली डेवलप्ड हम बोलते हैं कि फीटस ही मदर की बॉडी से बाहर आता है, अंडों का रोल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बर्ड्स की, तो बर्ड्स सबसे पहले क्या करती हैं, एग्स ही ले करती हैं, और यही एग्स आगे जाकर के डेवलप होते हैं यंग वंस में। तो इस टॉपिक में हमें उन्हीं एनिमल्स के ऊपर चर्चा करनी है। फिर इसके बाद में मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस हम बोलते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं उनका जो लार्वा होता है उसको हम टेडपोल कहते हैं। तो कैसे एक लार्वा एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसी की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या क्या होता है ये हम पढ़ लेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर लास्ट टॉपिक होगा अपना क्लोनिंग का। क्लोनिंग क्या होती है भाई, देखो मैंने आपको बताया ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको ये बताया है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना, और जो बच्चा होगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन्हीं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि केवल सिंपल ऑर्गेनिजम्स ही क्यों, हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि शीप यानी कि भेड़, उसमें क्यों नहीं बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक शीप के ऊपर क्लोनिंग परफॉर्म करी थी। कैसे परफॉर्म करी थी ये हम पढ़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में, बस आपको ये पढ़ना है। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है ना आपको डॉली के बारे में पढ़ना है। डॉली क्या है भाई, डॉली हम बोलते हैं कि ये एक फर्स्ट क्लोन्ड शीप थी, सबसे पहली दुनिया की ऐसी शीप जिसको क्लोनिंग की प्रोसेस से बनाया गया था। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, अपनी डियर डॉली के बारे में। तो ये सब है क्या हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स, जिसको कि हमें इस चैप्टर के अंडर कवर करना है, ठीक है। तो डिटेल में तो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन से। तो नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसे हम पढ़ लेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको विजिट करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। गूगल पे जाकर के magnetbrains.com डाल देना, उसको सर्च कर लेना। जैसे ही सर्च करोगे सामने आ जाएगी वेबसाइट, उसको खोल देना। जैसे ही खोलोगे ये वाला पेज आ जाएगा आपके सामने, द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपको क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के होंगे सभी कोर्सेज अवेलेबल। तो सपोज आपको क्लास 8 की साइंस देखनी है, इस पर आप क्लिक करोगे, टैप करोगे, तो आपके सामने हम बोलते हैं कि ये खुल जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे जो आपको प्रॉब्लम होती है ना कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, मिल भी रही है तो सीक्वेंस तो ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे सच आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट चैप्टर देखना है, आप इसको क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वो शुरू हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप बाकी सारे लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सभी चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो प्रॉपरली एक सीक्वेंस में ही अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।